जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 67 चलेगा। और साथियों, इससे पहले सब्जेक्ट वाइज में आपका कोई भी क्लास छूटा हुआ है तो आप लोग बिहार पुलिस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और साथियों, ये क्लास बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए है, तो दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या फिर डी राजगिरी में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर के कुंडल वन में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजन हुआ था। अच्छा, ये जो आयोजन हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इस सभा की जो अध्यक्षता है वो किसने किया था? तो चौथी बौद्ध संगतियाँ जो हुई थी उसमें अध्यक्ष कौन बने थे? तो वसुमित्र। याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। पहला संप्रदाय बना था हीनयान और दूसरा महायान। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था? तो चौथी बौद्ध संगति में। कौन कौन से 2 भाग थे? हीनयान और महायान। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, मेगास्थनीज की बात करें, मेगास्थनीज एक यूनानी साहित्यकार था। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इंडिका की बात करें तो इस पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन का पता चलता है। अच्छा, पुराण की बात करें तो टोटल कितने पुराण हैं? कल भी हमने आपको बताया था, ठीक है, कल या परसों हमने आपको बताया था, टोटल 18 पुराण हैं। वेद कितने हैं? 4 है। वेदांग कितने हैं? 6 है। उपनिषद कितने हैं? 108 है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरितम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? चलिए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए। एक भी दिन क्लास को छोड़ना नहीं है, रेगुलर क्लास कीजिए। और जिसने भी अभी तक बिहार पुलिस 2025 के लिए अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस बार बहुत ही बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है। तो अगर आपको इस बार जाना है तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, जमकर तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। ठीक है, हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है। बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाण भट्ट, ध्यान रखिएगा। बाण भट्ट की और रचना है कादम्बरी। कादम्बरी ये किसकी रचना है? तो ये भी बाण भट्ट की रचना है। तो बाण भट्ट किसके दरबार में थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में थे। देखिए, हर्षवर्धन के भी 3 नाटक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक है आपका नागानंद, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये सब हम क्लास के नोट्स में डाल चुके हैं। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, रत्नावली, ये तीनों नाटक किसके हैं? तो हर्षवर्धन के नाटक हैं। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए, जो भी साथी बिहार पुलिस 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपका बिहार पुलिस के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा।
तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विशाख दत्त। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन है? विशाख दत्त, ध्यान रखिएगा। कलहन की बात करें तो इनकी रचना याद रखिएगा आपका है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये किसकी रचना है? तो कलहन की रचना है। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। और चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? और साथियों बिहार पुलिस के बैच में आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पॉलिटी से 11 क्लास, ज्योग्राफी से 7 और साइंस में लगभग 17 क्लास कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही जल्द इसमें आपका हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशल बिहार का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो अभी भी आपके पास समय है, आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास आपको मिल जाएगा, क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो सबसे पहले डेट याद रखिएगा, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में। तो यहाँ पर देखिए कुंडग्राम भी है और वैशाली भी है। तो वैशाली आपको आंसर नहीं करना है, कुंडग्राम करना है। अगर ऑप्शन ना मिले तब आपको आंसर करना है वैशाली। तो वैशाली क्षेत्र में ही पड़ता है कुंडग्राम। तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। अच्छा, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। यहाँ पर लिख देते हैं त्रिशला। ठीक है, उनकी माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस नदी के तट पर? तो ऋजुपालिका नदी, एक नदी का नाम है, याद रखिएगा, ऋजुपालिका। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन बना था? जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? और देखिए प्रश्न के साथ जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ये हम आपको पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। कहाँ पर? कुशीनगर में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कुशीनगर। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? बोध गया में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु और धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो देखिए मगध पर जो शासन किया था, यहाँ पर दो धारणाएं हैं। अगर पुराणों के अनुसार चलें तो पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था। किस वंश का? बृहद्रथ वंश का शासन था। ये आपको लुसेंट में भी देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम किस वंश का शासन था? बृहद्रथ वंश का। और बृहद्रथ वंश के राजा कौन थे? जरासंध। ठीक है, बृहद्रथ वंश के राजा कौन थे? जरासंध, जिन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था? तो ग्रीवरज। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ग्रीवरज। और परंपरा की माने तो परंपरा के अनुसार हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार ने ही राजगिरी नामक नवीन नगर की स्थापना किया था। तो अगर पुराण के अनुसार चले तो बृहद्रथ आपका हो जाएगा बृहद्रथ वंश, जिसके प्रथम राजा थे जरासंध, और राजधानी कहाँ पर थी? तो ग्रीवरज। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ग्रीवरज। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया?
चलिए एक एक क्वेश्चन हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा फोकस करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर। तो देखिए नंद वंश के पश्चात, ठीक है, तो नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो नंद वंश का आखिरी शासक हुआ घनानंद। कौन था? घनानंद। तो घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने मंत्री चाणक्य की सहायता से, ठीक है, चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश की स्थापना कब किया गया था? तो 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य यानी कि चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था 322 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन हुए? बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र कौन हुए? सम्राट अशोक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? और साथियों जैसे ही आपका क्लास खत्म हो जाएगा, इस बिहार पुलिस के बैच में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। डेली क्लास का पीडीएफ दिया जाता है, आंसर के साथ में क्लास का नोट्स भी दिया जाता है। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कहाँ पर था? तक्षशिला, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे कौन? चाणक्य। चाणक्य, तो यहीं से संबंधित है चाणक्य भी, तक्षशिला से, ठीक है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? अपना बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना गुप्त काल में किया गया था। किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछे तो ये भागलपुर में पड़ता है और इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, आंसर है ऑप्शन ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे अनेक भक्त समझते थे। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब का मतलब क्या था? ये क्वेश्चन पीछे भी हम आपको बता चुके हैं। बताइए मुगल प्रशासन में मुहत्सिब का अर्थ क्या था? इसका आंसर हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी को ही मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये क्वेश्चन कई बार हम आपको करा चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, घोड़ा दागने की प्रथा को भी स्टार्ट किया था। चलिए इसका आंसर अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है रामचंद्र देव। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कौन बने थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसने ही गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश को दास वंश भी बोला जाता है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते हुए। ठीक है, चौगान को पोलो भी बोला जाता है, पोलो। तो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, गुलाम वंश का प्रथम शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, लेकिन गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। यहाँ पर लिख देते हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स। ये कौन था? गुलाम वंश का आखिरी शासक था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? चलिए ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है और काफ़ी बार हम आपको बता चुके हैं। 1828 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी।
चलिए बताइए। तो ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, ठीक है, किस समाज की स्थापना किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अनुशीलन समिति थी, बताइए अनुशीलन समिति क्या थी? तो याद रखिएगा एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था। देखिए वर्ष 1907 में, एक डेट है 1907 का, तो वर्ष 1907 में बंगाल में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुआ था, उसी का नाम है अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना किसने किया था? तो दो व्यक्ति ने मिलकर किया था। तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वारिंद्र कुमार घोष, याद रखिएगा नाम पूछा जाता है, लिख देते हैं यहाँ पर, वारिंद्र कुमार घोष, और साथ में एक थे भूपेंद्र दत्त। भूपेंद्र दत्त, तो वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने मिलकर 1907 में अनुशीलन समिति का गठन किया था, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था। चलिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। बताइए इसका आंसर। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारन हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेलेस्ली दोनों संबंधित है। तो ऑप्शन में यहां पर केवल वारन हेस्टिंग्स दिया हुआ है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चलिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, इसकी स्थापना 1920 में किया गया था, 1920 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, इसके प्रथम महामंत्री कौन बने थे? चमन लाल। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, प्रथम महामंत्री कौन थे? तो चमन लाल। कौन थे? याद रखिएगा, चमन लाल बने थे। बाद में इस संगठन का अध्यक्ष चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति आदि ये सभी बने थे, लेकिन प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है? शेर ए पंजाब। शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए भी इसके लिए आंसर। और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। अच्छा, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए आगे देखते हैं। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि आगे चलकर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। शारदा मणि कौन थी? बताइए शारदा मणि कौन थी? आंसर है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की थी? आंसर है जनवरी 1857 में। ठीक है, जनवरी 1857 में। चलिए, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई? चलिए यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा गया है, अगर इंग्लिश में बोले तो आपने नाम सुना होगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1920 में किया गया था। ठीक है, वर्ष 1920 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, कौन बने थे? लाला लाजपत राय बने थे। और इससे पहले हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन कराया, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 19 नंबर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, स्थापना 1920। तो यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन को हिंदी में क्या लिख दिया गया है? अखिल भारतीय व्यापार संघ। तो दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। तो 1920 में, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। और महामंत्री कौन थे? चमन लाल। अभी हमने आपको बताया था चमन लाल। चले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? तो शिशिर कुमार घोष। ठीक है, शिशिर कुमार घोष। साथ में एक व्यक्ति और थे, मोतीलाल घोष। ठीक है, और दोनों भाई थे, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, दोनों भाई थे। तो दोनों ने मिलकर किया। तो ऑप्शन में शिशिर कुमार घोष दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अमृत बाजार पत्रिका की बात करें, ये एक बांग्ला भाषा का एक प्रमुख समाचार पत्र था। तो अमृत बाजार पत्रिका पूछे किस भाषा का था? बांग्ला भाषा का। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कथन है सर सैयद अहमद खां का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। आप सभी जानते हैं 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। और इसके हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अरविंद घोष ने। और निष्क्रिय विरोध जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। तो वंदे मातरम पूछे किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, वंदे मातरम किसकी पुस्तक है? आप लोग नोट कीजिए, अरविंद कुमार घोष की। इसी में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अरविंद घोष ने। जो भी बताते हैं ध्यान से सुनिएगा। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? चलिए बताइए। अच्छा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो आप सभी जानते हैं 1942 में। कब आया था? 1942 में। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 सीट और 148। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 71 148। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में पूछा गया है। अच्छा, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 1932 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था 1932 में पूना पैक्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गई? बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। देखिए, जमनालाल बजाज एक भारतीय व्यापारी तथा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये 1920 से लेकर, ठीक है, 1920 से लेकर 1942, 1920 से लेकर 1942 तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? जमनालाल बजाज। अच्छा, जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि भी दिया गया है।
तो अगर आपसे पूछे राय बहादुर की उपाधि किसे दिया गया है तो जमुना लाल बजाज को, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्ष 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? कई बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। चलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है? तो 1936 में। किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, और इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य तौर पर है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा केंद्रीय सरकार का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? अगर आप रेगुलर पॉलिटी क्लास कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आर्टिकल नंबर आपका हो जाएगा 12 से लेकर 35, 12 से 35। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो इसको लागू करने का जो अधिकार शक्ति दिया गया है संसद को दिया गया है। और अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है और ये है आपका बिहार पुलिस का बैच में आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ है। और भी अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। मात्र 139 में अभी ये बैच आपको मिल जाएगा। और क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं इसका पूरा नोट्स दिया जाता है इसी बैच में। पिछले 12-13 साल का क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज क्लास डेली चल रहा है, क्लास का PDF नोट्स सारा कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी क्लास छूटा हुआ है वो क्लास भी मिल जाएगा, ठीक है।